प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का रीतिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा था, इस पर यह वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको रीतिकाल की विशेषताएं एवं रीतिकाल के विभिन्न वर्गों के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों का परिचय दिया जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी साहित्य का तीसरा काल है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा था। विभिन्न इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नामों से अलंकृत किया है। जैसे इसे सिद्ध सामंत काल भी कहा गया, अलंकृत काल भी कहा गया, श्रृंगार काल भी कहा गया, कलाकार काल भी कहा गया और रीतिकाल तो कहा ही जाता है। मेरी दृष्टि में रीतिकाल एक सर्वमान्य नाम इस तीसरे काल का है। रीतिकाल में 3 तरह के कवि हुए और इन कवियों को सुविधा की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। इन कवियों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवश्यक है कि रीति का अर्थ समझ लिया जाए। रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए ही रूढ़ है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य बावन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति विशेष का नाम रीति है। रीति शब्द का अर्थ परंपरा, शैली के अर्थ में भी लिया जाता है। पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल, जैसा कि आपको मालूम है, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय रीतिकाल का समय माना गया है। इस काल में जो कविताएं लिखी गईं, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, इस पे चर्चा की जाए तो इस काल की कविता में रीति निरूपण किया गया। रीति निरूपण का तात्पर्य है लक्षण ग्रंथ लिखे गए। लक्षण ग्रंथ से भी तात्पर्य है रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण, नक्शिक चित्रण इत्यादि इस काल की कविताओं में किया गया। रीतिकाल, जैसा कि इसका एक और नाम श्रृंगार काल है, तो रीतिकाल में श्रृंगारिक कविताएं लिखी गईं। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाश्रय में रहते थे, इसलिए राज प्रशस्ति भी इस काल की कविताओं में देखने को मिलती है। नीति और भक्ति के पद रीतिकाल में लिखे गए। अलंकारिकता, कई कवि ऐसे थे जो अलंकार प्रिय थे, तो अलंकारिकता दिखती है इस काल की कविता में। नायिका भेद, यह भी एक लक्षण ग्रंथ का ही अंग है। रीतिकाल की कविता, जैसा कि आप देखते हैं कि भक्ति काल में अवधी का बोलबाला था, लेकिन रीतिकाल में ब्रजभाषा की प्रधानता हो गई। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है, काव्य के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। नारी की दयनीय और पतनशील स्थिति
इस युग में देखने को मिलती है। नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण का चित्रण साफ साफ रीतिकालीन कविता में दिखाई देता है। केशव दास जैसे कवि चमत्कार प्रदर्शन एवं बिहारी जैसे कवि बहुज्ञता प्रदर्शन में निमग्न दिखाई देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रीतिकाल में 3 तरह के कवि हुए, उन कवियों की चर्चा करें। जो कवियों का प्रथम वर्ग था वो था रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। वे रीति की परिपाटी में बंधे हुए थे। काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप काव्य रचना करते थे। रस छंद अलंकार नायिका भेद नक्शिक चित्रण इत्यादि का निरूपण इन कवियों का उद्देश्य था। और ऐसे कवि थे चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, मंडन, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारी दास, दूल्ह, सोमनाथ, पद्माकर, सुरति मिश्र, प्रताप सिंह, ग्वाल, रसिक, गोविंद। ये ऐसे कवि थे जो जिन्हें की रीतिबद्ध माना गया है। कवियों का अगला प्रकार था रीति सिद्ध कवि। इस वर्ग में जो कवि आते थे उनका उद्देश्य लक्षण ग्रंथों की रचना करना नहीं था, परंतु रीति सिद्ध कवियों को रीति की जानकारी परंपरा से बहुत अच्छी तरीके से थी और वे इसमें पारंगत भी थे और रीति के उन तत्वों का अपने काव्य ग्रंथों में व्यापक पैमाने पर प्रयोग भी किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है, इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। इस वर्ग के कवियों में और दूसरे कवि कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर ली जाए तो रसनिधि, नृप, शंभु, बेनी बंदीजन, बेनी कवि, बेनी प्रवीण, राजा मान सिंह, पजनेश और राम सहाय दास रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि उन्हें कहा गया जो रीति के बंधन व उसकी परिपाटी से पूरी तरीके से मुक्त थे। इस वर्ग के कवि काव्य परिपाटी से एकदम अलग हट करके स्वच्छंद रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति काव्य रूप में दी है। इस धारा के कवि प्रयत्न करके कविता नहीं करते थे, बल्कि कविता इनके हृदय से फूटती थी। स्वच्छंदतावादी कवि, जैसा कि आपको मालूम है, घनानंद, जिन्हें प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है, घनानंद थे स्वच्छंदतावादी कवि। आलम थे, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, इन सभी कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि या रीति मुक्त कवि माना जाता है। अब सबसे पहले हम कुछ रीतिबद्ध कवियों की चर्चा करें। चिंतामणि त्रिपाठी थे, रत्नाकर त्रिपाठी के सुपुत्र थे और भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर इनके भाई थे। ये सूर्यवंशी शाहजी भोसला, शाहजहां तथा दारा सिकोह के आश्रम में रहे थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं छंद विचार पिंगल, काव्य विवेक, कवि कुल कल्प तरु, काव्य प्रकाश और रामायण। इसमें कवि कुल कल्प तरु खास तौर से विशेष प्रसिद्ध है। इस वर्ग के दूसरे कवि हैं मतीराम। चिंतामणि और भूषण के भाई ये परंपरा से प्रसिद्ध हैं। मतीराम रीतिकाल के विशिष्टांग आचार्यों के प्रमुख थे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत दिन तक रहे
मतीराम ने जिन ग्रंथों की रचना की, मतीराम सतसई, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त, कौमुदी। खास तौर से प्रसिद्ध है मतीराम सतसई, जिसमें 703 दोहे हैं। देव जाति से ब्राह्मण थे। अपने जीवन काल में ये तमाम रईसों, नवाबों और राजाओं के आश्रय में रहे। फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह, आजम शाह, सेठ भोगीलाल, चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य, राजा उद्योत सिंह, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां के सानिध्य में ये रहे और रीतिकालीन कवियों में कृतित्व के कारण देव काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लगभग 52 पुस्तकों की रचना इन्होंने की। कुछ लोग कहते हैं कि 72 पुस्तकें थी इनकी। और इनका एक प्रसिद्ध दोहा उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा था, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव की कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं ये सूचीबद्ध हैं। भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, वृक्ष विलास, पावस विलास, अष्टायाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगदर्शन 25, नक्सिक, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका और प्रेम दर्शन। एक कवि दूल्हा हुए जो कि रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनका कविता काल 1743 से 1768 तक माना जाता है। अलंकार पर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है और उस पुस्तक का नाम है कविकुल केश भरण। इसमें 85 पद्य हैं। दूल्हा कवि पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका महत्व मतीराम एवं देव से बिल्कुल कम नहीं है और उन्हीं के समकक्ष के ये कवि हैं। केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। वहाँ इन्हें खूब सम्मान मिलता था और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशव को प्रथम आचार्य मानते हैं। केशव वो पहले कवि हैं जिन्होंने काव्यांगों पर विचार किया तथा संस्कृत की परंपरा की स्थापना भी पहली बार की। आचार्य शुक्ल ने केशव की कविता में दुरूहता और अस्पष्टता का आरोप लगाया तथा यह उपाधि उन्हीं की दी हुई है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव कवि भी थे और आचार्य भी थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कवि प्रिया, जिसमें अलंकार का वर्णन है, रसिक प्रिया, जिसमें रस का वर्णन है, रामचंद्रिका यह केशव की भक्तिपरक रचना है और इसमें 115 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदमाला, इसमें विविध छंदों की संरचना का वर्णन है। वीर सिंह देवचरित प्रशस्ति काव्य है और जहांगीर जसचंद्रिका यह भी एक प्रशस्ति काव्य है। रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्शिक, ये सब केशवदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कुलपति मिश्र रीतिबद्ध कवियों में एक ये भी थे और इनकी संस्कृत के विद्वान थे और चिंतामणि की परंपरा में आने वाले ये दूसरे प्रमुख आचार्य हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, नक्सिक। प्रताप शाही रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख हैं। बुंदेलखंड के निवासी रतन सिंह बंदीजन के पुत्र थे। ये कवि थे, टीकाकार थे और रीतिकार के रूप में इनका नाम स्मरण किया जाता है। शिव सिंह सेंगर ने
अपने इतिहास में लिखा है कि ये पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रम में रहे थे। इनके ग्रंथ हैं अलंकार चिंतामणि, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, काव्य विलास। कि व्यंगार्थ कौमुदी और काव्य विलास इनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध रचना है। पद्माकर मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले थे। बांदा में इनका मूल निवास था और इनके पिता मोहनलाल भट्ट श्रेष्ठ कवि थे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम व श्रेष्ठ आचार्य थे। कई राजाओं के आश्रय में रहे। नागपुर के महाराजा रघुनाथ राव, जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह, गोसाई अनूपपुरी उपनाम हिम्मत बहादुर आदि। राजा जयसिंह जयपुर नरेश द्वारा इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी दी गई थी। इनकी रचनाओं में जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, ये 3 पुस्तकें बहुत फेमस हैं। और पुस्तकें हैं इनकी हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह वीरदावली और कली पचीसी। सेनापति इनके पिता गंगाधर दीक्षित थे और कवित्त रत्नाकर इनका एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्लेष अलंकार इन्हें बहुत प्रिय था और सेनापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। भूषण बहुत प्रसिद्ध कवि, ओज और वीर रस के कवि। ये कानकुब्ज ब्राह्मण थे। शिवाजी और छत्रसाल के आश्रयदाता थे। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। भूषण इनकी उपाधि है जिसे चित्रकूट के नरेश सोलंकी के पुत्र रुद्र ने प्रदान की थी। इसके बाद ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। रीति परंपरा से हट करके वीर रस से पूर्ण रचनाएं भूषण ने की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख किया गया है। अब रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो बिहारी रीति सिद्ध कवि थे और इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। सन 1645 ईस्वी के आसपास जब कविवर बिहारी जयपुर के महाराज जय सिंह के यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि महाराज अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में इतना रसलीन हो गए हैं कि राज दरबार देखना ही छोड़ दिया है। इस पर बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास भिजवा दिया। दोहा आप सभी को मालूम है, वो इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है इस दोहे का महाराज के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी दोहे के प्रभाव से फिर वो राजकाज में अपना मन लगाने लगे और प्रसन्न होकर के बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया तथा बिहारी के प्रत्येक दोहे के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की जिसमें 719 दोहे हैं और ये दोहे जैसा आप लोगों ने सुना है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में ओछे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, वक्रोक्ति, ध्वनि, नायिका भेद, गुण, रीति आदि आयामों को ध्यान में रखकर दोहों की रचना की है। रसलीन एक कवि थे और रीति सिद्ध थे। अंग दर्पण और रस प्रबोध इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका प्रसिद्ध दोहा
आप सबको मालूम है। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, चहि चितवत एक बार। एकावली अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इस दोहे में दिखाई देता है। वस्तुतः रसलीन भी आचार्य थे, लेकिन ये आचार्यत्व उन्हें संस्कार के रूप में मिला था, इसलिए यहाँ पर मैंने रसलीन की गणना रीति सिद्ध कवियों में की है। बेनी कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे, और टिकैत राय प्रकाश और रस विलास, ये 2 ग्रंथ इनके उपलब्ध होते हैं, और ये भी रीति सिद्ध कवियों के में महत्वपूर्ण थे। बेनी प्रवीण, ये इनके भी 2 ग्रंथ मिलते हैं, श्रृंगार भूषण और नवरस तरंग। तो रीति काल के आचार्य कवियों का प्रभाव बेनी प्रवीण पर भी था, और इन्होंने भी रस, विविध रसों का चित्रण नवरस तरंग में किया है। रसनिधि कवि थे, रीति सिद्ध, और बिहारी के तर्ज पर इन्होंने भी एक दोहा का ग्रंथ लिखा था। रतन हजारा रसनिधि सागर, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त 12 मासा, हिंडोला अरिल, ये सब रसनिधि के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और रीति सिद्ध कवियों में रसनिधि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे हम चर्चा करते हैं रीति काल के रीति मुक्त कवियों की। घनानंद रीति मुक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं घनानंद। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक माना है। घनानंद कायस्थ थे, और बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये राज दरबार में कुचक्र का शिकार हुए। कहा जाता है कि एक बार राजा ने इनसे गाने के लिए कहा, इस पर घनानंद टाल मटोल करने लगे। तब वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इनकी प्रेमिका सुजान अगर कहेगी तो ये ज़रूर गाएंगे। सुजान वैश्या थी, नर्तकी थी, उसे बुलाया गया। घनानंद ने सुजान की ओर मुँह करके तथा बादशाह की ओर पीठ करके गाना गाया। राज दरबारियों ने राजा की तौहीन करार दिया, और राजा ने उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। इसी समय घनानंद ने सुजान को भी चलने के लिए कहा, परंतु सुजान ने चलने से इनकार कर दिया। इस घटना से घनानंद को बहुत गहरा आघात लगा, और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वृंदावन जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गया। घनानंद ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। सुजान सागर, कोप सागर, विरह लीला, रस केलवल्ली, कृपानंद, प्रेम सुजान इत्यादि ढेरों पुस्तकें और ग्रंथ घनानंद ने लिखे। यहाँ मैंने उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा की है। घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। पोधा भी रीति मुक्त कवि थे। घनानंद की बात ही, इनका भी प्रेम पन्ना दरबार की नर्तकी सुभान से होने के कारण इन्हें भी देश निकाला दिया गया। प्रेम के पीर की बड़ी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में देखने को मिलती है, और इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, विरह वारिस और इश्कनामा। अगले कवि रीति मुक्त धारा के आलम थे, और ब्राह्मण थे, परंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए। बाद में जहाँ नामक एक पुत्र भी हुआ। औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। इनकी भी प्रेम कहानी विचित्र है। कहा जाता है कि आलम ने एक बार शेख से पगड़ी रंगने को दी। भूलवश एक चिट में दोहे की आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामनी,
काहे को कटी छील, और शेख ने पूरा दोहा पूरा करके लिख दिया, कटी को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धरि दी। इसके बाद उसी पगड़ी में चिट को रख दिया। इसके बाद आलम शेख के पूरे दीवाने हो गए और उनसे विवाह कर लिया। शेख भी कविता करती थी और हाजिर जवाबी में निपुण थी। एक बार की घटना है, शाहजहां मुअज्जम हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने उत्तर दिया, यहाँ जहाँ अपना जहान की माँ मैं ही हूँ। इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है। आलम की कविताओं के संग्रह का नाम है आलम केली। रीतिमुक्त कवि ठाकुर भी थे, और हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 कवि ठाकुर नाम से हो चुके हैं, जिनमें 2 कवि असनी के ब्रह्मभट्ट और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविता इतनी मिलजुल गई है कि भेद करना कठिन हो जाता है। प्रेम के विविध प्रसंग, होली, बसंत आदि के स्वाभाविक चित्रण में ठाकुर कवि सिद्धस्त थे। इन्हें लोक जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान था, और इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। द्विजदेव भी रीति मुक्त धारा के कवि थे, अंतिम कवि थे। इनका प्रकृति प्रेम स्वच्छंद है, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मित्रों, मैंने आज आपके समक्ष रीतिकाल के संपूर्ण पक्षों पर, रीति क्या है, रीति की विशेषताएं क्या हैं, रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं, रीतिकाल में कितने तरह के कवि हुए, और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे और उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको प्रस्तुत वीडियो रीतिकाल को समझने में सुविधा होगी। आपने मुझे ध्यान से सुना, अतः आपको हार्दिक धन्यवाद।